ठीक है, तो कुरान के क्या व्यू है इस पे, इवोल्यूशन पे? एव- जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, वो तो आप उन लोगों को भी मंजूर नहीं है जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी प्रमोट की थी। आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में ये बहस हो रही है गुज़िश्ता महीने कि हमें अपने स्कूलों में एवोल्यूशन को एज ए फैक्ट नहीं, एज ए थ्योरी पढ़ानी चाहिए, और हम्म। थ्योरी ऑलवेज कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है। हम्म। हम्म। तो जब जिन लोगों को पूरी दुनिया ये कहती है ये सुपर पावर हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये पूरी दुनिया को चलाते हैं, वहां उनकी कांग्रेस में एवोल्यूशन के सही और गलत होने पर बात हो रही है। तो मैं और आप कौन होते हैं जो एवोल्यूशन के ऊपर आंख बंद करके ये ईमान लाए हुए हैं? अच्छा, अब आ जाइए एवोल्यूशन के ऊपर। नहीं, नहीं, किस किस एवोल्यूशन को कांग्रेस हम की आप फैक्ट बात मान, कर रहे हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, किस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? अमेरिकन? अमेरिकन पार्लियामेंट। अमेरिकन पार्लियामेंट में बात हो रही है? तो अमेरिकन अमेरिकन, पार्लियामेंट में जो, नहीं, मैंने किसी मिसाल दी है, चूंकि जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको पूरी दुनिया में प्रमोट किसने किया है? इंडिया ने तो नहीं किया, और देखिए, सऊदीया ने नहीं साइंस किया, अलग है किसने और किया? अमेरिका अलग है। आई नो, अमेरिका कोई लेकिन अथॉरिटी नहीं उसको, है। बिल्कुल, कैपिटलिज्म की अथॉरिटी कौन है? कैपिटलिज्म का बहुत प्रोपोनेंट ऑफ ऑब्वियसली अमेरिका है, बट ऐसा नहीं कि अमेरिका अगर खत्म हो जाए तो तो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को या कुछ इलाकों को अथॉरिटी होती है। जिस नहीं, तरीके से अथॉरिटी कैपिटलिज्म पर अमेरिका अथॉरिटी है, नहीं, नहीं, जिस साइंस तरीके से साइंस एक अमेरिका ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है। किसी की वो अथॉरिटी, उसमें आई नो, आगे आई जरूर नो। है। क्या कैपिटलिज्म साइंस का कंपोनेंट नहीं है? साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई डिवाइस बना दिया। साइंस कहते हैं नॉलेज को, कैपिटलिज्म नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज का एक सिस्टम है, एक सिस्टम चल रहा है, उस ठीक पर है। चैलेंजेस उस किए पर जाते हैं तमाम। जब जब बिल्कुल, जब आपने उस पर एक मुल्क को और एक सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान लिया, तो आप उसके दूसरे कंपोनेंट पर भी दूसरे सिविलाइजेशन को अथॉरिटी मान सकते हैं। ठीक है। अब आ जाइए साइंस एवोल्यूशन को पर। मैं इससे बाहर रखूंगा, कि खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए एवोल्यूशन पर आ जाइए। एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया? इंडिया ने किया, सऊदीया ने किया, सीरिया ने किया, पाकिस्तान ने किया, किसने किया? अमेरिका ने किया, वेस्ट ने किया। वेस्ट ने किया। आप अगर वेस्ट ना करता, आप मानते? मैं अगर मेरे पास वो फैक्ट्स लेके आया तो मुझे मानना ही पड़ता। जब मेरे पास डायनासोर का फॉसिल एग्जैक्टली, आएगा मुझे मानना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए, इसका मतलब वो चैंपियन है, आपसे पहले चैंपियन कर चुके, इसलिए वो आपके पास फैक्ट्स लेकर आए तो आपने मान लिया। ठीक है। अब जो आपसे पहले चैंपियन हो चुका वही खुद कह रहा है कि ये थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। तो उस सिस्टम को वो गलत अब प्रूव करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि अब थ्योरी के अंदर डाउट आ गया ना, उस कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट आ गया। नहीं, देखिए, वो आप किसको कोट कर रहे हैं, कौन बंदा ये कह रहा है, उस पर डिपेंड करता है, बट हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, एक मैं सेकंड इसीलिए कह मान रहा लें, हूं। एक हाँ, सेकंड मान लें कि मैं जो हूं, आपने आपने जो है मुझे कहा कि भाई मेरे जो ये मेरा जो वॉल है, वॉल का कलर रेड है, ठीक है, आपने मुझे बताया। तो उस वक्त जो है मुझे भी रेड जैसा दिखा, और फिर बाद में हमारे बातचीत के दरमियान कुछ वो इस तरह का स्पेशल पेंट है कि वो अब सफेद हो गया। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब आपने तो कहा था कि ये रेड है, और आपने शुरू में कहा था, और आपकी ये घर है, आपकी ये इमारत है, तो आप जो कह रहे हैं वही सही होगा। भाई मुझे वो दिख रहा है व्हाइट, तो मैं कैसे मान लूं कि आप वो रेड है? तो लेकिन लेकिन आपको अगर व्हाइट दिख रहा है ना, तो मुझे भी व्हाइट दिखना जरूरी है। ठीक है, मैं भी ये कहूंगा कि ये व्हाइट, हाँ जी, मुझे मेरे से गलती हो गई, ये व्हाइट है। आपको हम्म तो दिख रहा है ये व्हाइट और मुझे दिख रहा है रेड, जबकि घर मेरा है, तो आप मेरी मानेंगे, आपकी मानेंगे? तो उस पे जो है फिर हम डिबेट करेंगे और साइंस करेंगे। साइंस में क्या होता है कि फैक्ट्स के बेसिस पे चीजें प्रूव की जाती हैं। आप बताइए कि जो वर्ल्ड है वो कितना पुराना है, और डायनासोर के बोन्स को आप कहाँ पे फिट करते हैं? चूंकि डायनासोर्स के बोन्स कहीं भी फिट करो, बात आती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का ताल्लुक नहीं, इंसान आप से पहले होता है ना, आमतौर डायनासोर पर। के हड्डी को तो फिट कर दें। होगा लाखों साल पुराना, एक थ्योरी है, एक थ्योरी है। उसके किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये 1 लाख ये 21 जून, एक लाख साल पहले जो 21 जून आई थी उसमें ये डायनासोर यहां मरा था और यहां उसकी दफन हुआ था। एक थ्योरी है। हर एक आदमी अपना साइंस अपने एतबार से कैलकुलेट करती है कि भाई मुख्तलिफ मेजरमेंट से उसके एतबार से हो सकता है कि ये 10,000 साल पहले हो सकता है कि 10 लाख साल पहले हो सकता सर्टेन कुछ नहीं है ना। बात आती है एवोल्यूशन की। जब एवोल्यूशन की इंसान बात करता है ना, तो वो एवोल्यूशन को अपने ऊपर फिट करता है ना, कि वो ये कहता है कि हम पहले बंदर थे ना, अब बंदर इंसान जैसे बन गए। बंदर जैसे क्रीचर थे, चलो, बंदर एग्जैक्टली नहीं थे। चलिए बंदर जैसे वो कौन थे? वो उस क्रीचर का नाम क्या है? क्रीचर का बहुत सारा नाम है, उसका एक ट्री है, मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं अभी तुरंत आपको देख के बताता हूँ। अभी हम जो होमो सेपियंस अपने आप आप को उस कहते हैं। आप उस
ट्री के ऊपर बिलीव करते हैं और आपको उसका नाम नहीं पता, ये बड़ी हैरत है। मैं नहीं इस्लाम नहीं पर बिलीव नहीं करता हूं, मुझे इस्लाम के बारे में पता है। जनाब, जनाब तो मेरा नाम सुने, मेरी बात सुने। मेरा नाम क्या है, उज्जवल है या कुछ और है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब कोई फैक्ट कहूं तो वो फैक्ट का वैल्यू है, मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नाम कल कोई ठीक है, चेंज कर ले, कुछ और कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताइए कि वो जो जानवर था जो पहले मतलब जिससे इंसान बना है, वो अब है कि नहीं है? हाँ, हमारा जो आप जानवर की बात कर रहे हैं, तो एक लूसी करके एक नाम दिया गया है उनको, कि भाई ये जो हमारे सबसे जो है वन ऑफ, मतलब उस ट्री में एक एंसेस्टर थे। और आपका जो भी का सवाल है वो, कि वो थे कि नहीं, तो मतलब वो अभी है या नहीं, तो बिल्कुल अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके पास फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उनके जो कॉन्टिन्यूएशन है वो हम हैं। वो स्पीसीज हम हैं। क्यों? वो क्यों नहीं है अभी? क्या सारे जितने जानवर थे सब इंसान बन गए? नहीं नहीं, वो उनके जो बच्चे थे सिर्फ वो रह गए हैं, और वो खुद जो है वो मर गए। तो उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा, दूसरे तरह के रह गए हैं, वो एग्जैक्टली अच्छा। उनके तरह नहीं एवोल्यूशन, दिखते हैं। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि प्रोसेस खत्म हो गया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ठीक, इंसान फिर कुछ और क्यों नहीं बनता, वो मर क्यों जाता है? बन सकता है अगर अभी भी हम लड़ाइयां करते रहें, जैसे अभी भी हम सबकी गर्दन उड़ाते रहें और फिर बोले कि भाई सुन ले नहीं। मेरी बात, सुन ले मेरी बात। हम्म। अगर कोई भी गोरा इंसान है, हम कहें कि कोई भी गोरा इंसान हमें पसंद नहीं है, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अगर हम इस तरीके से उड़ाते रहें तो जो बच्चे पैदा होंगे वो काले बच्चे ही पैदा होते रहेंगे, और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, और जो व्हाइट्स हैं वो फिर इरेज हो जाएंगे ओवर द टाइम। आप जितनी भी आपकी बातें हैं ना, वो इफ और बट हैं। मैं ये कहता हूं कि सारे इंसान तो नहीं मर रहे, यानी जंग में सारे इंसान तो जंग में नहीं मर रहे हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बगैर जंग के पीसफुली जिंदा है। आप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं ना। मैंने कोई जंग देखी ना शायद आपने देखी होगी, जहां तक मेरा अंदाज, मैंने तो नहीं देखी। और मैं समझता हूँ 172 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, शायद इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने कोई जंग नहीं देखी। तो इसका मतलब मेजोरिटी उन लोगों की जो जंगों के का विक्टिम नहीं है। ठीक है। तो अब अगर एवोल्यूशन हमसे पहले, इतना पहले हो चुका कि हम वट एवर जानवर, आप उसको बंदर कहें, बंदर जैसा कहें, हम वहां से इंसान बन गए, तो अब इंसान को भी तो कुछ और बनना चाहिए था ना। वो क्यों नहीं बना अभी तक? एक तो एग्जाम्पल हो कि भाई इंसान शेर बन गया, इंसान गधा बन गया, है ना, उल्लू बन गया, कुछ तो हो। यानी बंदर से इंसान बनना तो नजर आया, इंसान से कुछ और बनना नजर नहीं आ रहा। ये कैसा एवोल्यूशन है? जी मैं बताता हूँ आपको। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका जो दिल होता है वो बाहर निकला रहता है, वो बाहर धड़कता रहता है। ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके हाथ ही नहीं होते, पांव ही नहीं होते। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके छह है, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन है, उसकी 6 उंगलियां हैं। तो ऐसे जो है क्रीचर्स पैदा होते रहते हैं ऑल ओवर द आप टाइम। इस आप इनको क्रीचर मानते हैं कि ह्यूमन मानते हैं? ऋतिक रोशन जो है वो क्रीचर है कि ह्यूमन है? वो वो तब तक ह्यूमन है जब तक उसके साथ, दूसरे ह्यूमन के साथ अगर उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं, तब तक वो ह्यूमन है। जब वो ऐसा हो जाएगा जब उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते ह्यूमन के साथ, तो उसको नया स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसा मुझे कोई इंसान बताइए कि जो इंसान था लेकिन अब वो ह्यूमन नहीं है। जी मैं बताता हूँ। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब आप ये पृथ्वी गोल है या चपटी है? वो कैसी भी है, मुझे पहले एवोल्यूशन की तो नहीं बात नहीं, मैं उसी बताइए। पे आ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ। तो इसके लिए ये जवाब आप प्लीज दे दें कि आपको दुनिया गोल लगती है या चपटी? हमारी दुनिया हकीकतन गोल है। जी। लेकिन जब आप अपना गेट खोलते हैं, जब आप अपना अपना दरवाजा खोलते हैं, तो आपको क्या गोल दुनिया नजर आती है या चपटी नजर आती है? अगर मेरे घर के आगे दीवार है तो मुझे सीधी नजर आएगी, और अगर मेरे घर के आगे मैदान है और जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो मुझे दुनिया गोल नजर आएगी। नहीं, आपकी आंखें जो हैं वो बहुत इतने लिमिट तक ही देख सकती हैं, तो आपको जो है हमेशा दुनिया चपटी नजर आएगी, जैसे हमेशा पिछले दुनिया के लोगों का नहीं, होता था। ये कैसे कह दिया आपने? आप एक ऐसे मैदान में खड़े हो जाएं जो बिल्कुल फ्लैट हो, आपको आसमान जमीन से मिलता हुआ नजर आता है कि नहीं? देन वो फिर आपको फिर भी वो स्ट्रेट ही दिखेगा, आपको ये नहीं, वो कर्व नहीं नजर आएगा। समझ रहे हैं आप? कर्व नहीं मतलब नजर हमें आएगा। तो नजर आता है और आपको नजर नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई? एक फ्लैट मैदान में आप पहाड़ के ऊपर चले जाएं, ठीक है, सामने सूरज गुरूब होता है, तो आपको आसमान जमीन से मिलता हुआ नजर आता है कि नहीं? मतलब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसको तो मुझे समझाने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नजर आता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जानते हैं ना कि जो पुराने लोग थे वो दुनिया को फ्लैट मानते थे। ये आप जानते हैं या नहीं जानते? नहीं, 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 ये आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया कि पुराने लोग ऐसा करते थे? एक आदमी ने लिख दिया, मसलन किसी साइंटिस्ट ने, कि जी दुनिया जो है वो फ्लैट है, इसका मतलब सारी दुनिया मानती थी कि दुनिया फ्लैट है? जनाब,
पूरे हमारी हिस्ट्री पड़ी हुई है, जहाँ पे जो है मतलब गैलीलियो को इसलिए मार इसलिए दिया गया कि कि वो ये उसकी उल्टी बात करता था। खैर खैर, मेरा पॉइंट, हम वापस से पॉइंट पे मैं आ मैं जाते हैं। मैं 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 सुनिए इसी मैं सुनिए, इसी हम मैं वापस इसीलिए से गैलीलियो मैं इसीलिए मैं सुनिए। गैलीलियो को कह रहा हूं कि एक आदमी ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया उसी तरह मानती थी। नहीं, कुछ लोग उसको मानते होंगे, नहीं कुछ मानने हजार लोग वाली मानते थी होंगे। और उसको रोम कत्ल कर दिया गया। खैर रोमन खैर, रोमन एम्पायर मानते होंगे। सुनिए, हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा पॉइंट बस इतना था कि जब आप दरवाजा खोलते हैं, आपको जितना नजर आता है आप उसके बेसिस पे इंफर करते हैं। तो आपको जितना नजर आता है उसके हिसाब से आपको पृथ्वी फ्लैट लगती है। मैं यहाँ पे जितने तमाम ऑडियंस हैं उनको मैं कहूँ कि अपना दरवाजा खोल के बाहर देखें, ऊंचाई पे भी चले जाएं, तो उनको दुनिया फ्लैट ही नजर आएगी। लेकिन हमें जानकारी ये है कि फ्लैट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपकी जिंदगी जो है वो कितनी लंबी है, कितने सालों की है? 100 साल की है। देखिए, मैंने अभी लेकिन आपको कहा कि जब आप दरवाजा खोलते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। आप ये कहते हैं कि जितना मुझे नजर आ रहा है वो फ्लैट है। पृथ्वी तो फिर भी गोली है, वही वही उसकी बेसिस पे आप जितना कहते मुझे हैं। नजर आ रहा है। वही हाँ। वही वही एग्जैक्टली। तो आप जो इंसान को शेर बनते हुए नहीं देख रहे हैं या किसी और क्रीचर में बनते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना वो इतनी छोटी सी है, और ये जो जी, कायनात है वो उसकी जिंदगी इतनी बड़ी सी है। तो जब आपकी बहुत जिंदगी अच्छा। इतनी लंबी होती तो आपको नजर आ जाता कि ऐसे ऐसे जो ये क्रीचर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपके सवाल का मैं एक और जवाब दे दूं, फाइनल जवाब दे देता हूं। एक क्रीचर है, एक स्नेल है, एक वो मैं आपको जगह अभी भेज दूंगा। एक खलीली नाम है उन साइंटिस्ट का। उन्होंने एक क्वांटम थ्योरी और इवोल्यूशन पे एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें वो एक जगह पे, एक आइलैंड पे गए हैं। वहां पे एक स्नेल होता है। जो स्नेल है उसके बॉडी में एक काला रंग का एक मतलब लाइन रहता है, जैसे इस तरीके से एक लाइन रहता है, आपने कार के ऊपर एक लाइन देखा उस तरह का। तो वहां पे जो चिड़िया होते हैं ना, वो जो सफेद होते हैं जिनके ऊपर लाइन नहीं होता है, उनको वो कंफ्यूज नहीं कर पाते, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको उठा लेते हैं और उनको गिराते हैं, उनका मांस खा जाते हैं। लेकिन जिनके ऊपर वो लाइन रहता है उनको डिटेक्ट नहीं वो कर पाते। तो उसका कहने का मतलब ये कि हम आंखों के सामने इवोल्यूशन होते हुए देख रहे हैं कि जो सफेद वाले हैं वो ज्यादा मर रहे हैं और वो उनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो वो इवोल्यूशन से बाहर हो रहे हैं। और जो लोगों का वो लाइन है वो लोगों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो इवोल्यूशन को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं उसका रेफरेंस आपको भेज दूंगा। एक तो ये बात बगैर रेफरेंस की, और जब तक कि जाहिर पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, बात इंसान पर आ जाए। आपने ये कहा कि चूंकि हमारी उम्र इतनी नहीं है, हम जल्दी मर जाते हैं, तो हम किसी इंसान को किसी दूसरी चीज में एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हुए नहीं देखते। यही मेरा जवाब है कि क्या आपने हम लोगों को बंदर देखा था कि हम बंदर थे, उसके बाद अचानक इंसान हो गए? आपने खुद देखा? वही मैं बता रहा हूँ कि बंदर का हमने नहीं देखा। सामने में जो है ये जिस जिस चीज की मैंने बताई आपको वो है। मैं और ऐसे मतलब ये मैं आपको बता, ये लाइव एग्जांपल है, मतलब अभी हम इसको जो ऑब्जर्व करते लोग हैं। जो लोग एवोल्यूशन को मानते हैं, दरअसल वो कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? इसलिए कि वो एवोल्यूशन को, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, वो एवोल्यूशन को बगैर देखे मानते हैं। आपने अपने आप को या मुझे या किसी भी दूसरे इंसान को जिसको आप ये कहते हैं कि वो बंदर था, उसको बंदर नहीं देखा। आप खुद देखते हैं अपनी आंख से कि वो एक इंसान से पैदा हुआ है, ठीक है। दूसरे कि आप किसी एक इंसान को पूरी दुनिया में ये पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई ये बंदर था, या आप किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते कि जो बंदर था। किसी भी एक इंसान को नहीं। ये आप सिर्फ इस पे बिलीव करते हैं। नहीं, हमें तो सुने, हमें अच्छा नजर ठीक तो है, आता अपनी है बात क्योंकि मुकम्मल जो कर लूं, हड्डियां मिलती मैं हैं। अपनी बात मुकम्मल कर लूं, जबकि जो लोग एवोल्यूशन की थ्योरी पर बिलीव करते हैं, वो हर चीज को ऑब्जर्वेशन के बाद बिलीव करते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह को इसलिए नहीं मानते कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आप एवोल्यूशन को बगैर ऑब्जर्व किए मानते हैं। नहीं नहीं, ये तो हम बिना हिपोक्रेसी है। ऑब्जर्व किए हुए नहीं मानते। हमारे पास बकायदा उनके प्रूफ्स हैं, उनके फॉसिल्स हैं। उन उन हड्डी के बेसिस पे जो है हम मानते हैं कि ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ होगा। अगर और आपका एवोल्यूशन का एविडेंस ऋतिक रोशन की छठी उंगली है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो एविडेंस कितना कमजोर है। कमजोर नहीं, आपने वो तो तो बहुत ऋतिक रोशन को स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। दूसरा केसर नहीं, बना दिया, आप मुझे ऋतिक बताएं, रोशन को। आप मुझे वो तो केस बताएं कर देगा आपके ऊपर। अल्लाह को जो है क्या पड़ी है कि किसी को 6 उंगली बना दे? ठीक है, किसी को गे बना देते हैं अल्लाह। अल्लाह तो नहीं चाहते ना कि गे सेक्स जो है वो तो आपके कुरान में अलाउड नहीं है। जब अल्लाह नहीं चाहता है कि गे पैदा हो, फिर क्यों पैदा होते हैं? मैं समझता हूं कि हमें एट ए टाइम एक सवाल को करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा। पहले आ जाइए 6 उंगली पर ऋतिक रोशन की, कि अल्लाह ताला नहीं जी। चाहते कि किसी की 6 उंगली पैदा हो। अल्लाह ने चाहा जब भी तो 6 उंगली हुई है, अगर न चाहते तो उसकी 5 ही होती। मैं ये कहता हूं कि हमारी नाक यहां पर है, ठीक है। अगर सारी दुनिया की नाक उसके पीछे होती ना, और एक आदमी की नाक सामने होती, तो सब उससे पूछते कि तुम्हारी नाक सामने क्यों है।
भाई इसलिए कि आप सबकी नाक सामने देखते हैं इसलिए आप उसको अच्छा समझते हैं, आप सबके 5 उंगली देखते हैं इसलिए समझते हैं कि 5 उंगली ही होती होंगी। अल्लाह ताला ने एक आदमी को 6 उंगली दे दी तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं अल्लाह ने नहीं चाहा, इसके खुद ब खुद अल्लाह ने चाहा तभी तो उसके 6 उंगली हुई है, इसीलिए आप उसको डिफेक्टेड ह्यूमन तो कह सकते हैं। एक बच्चे का दिल बाहर है उसको आप डिफेक्टेड ह्यूमन कह सकते हैं, लेकिन आप उसको ह्यूमन स्पीशीज से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं नहीं निकाल रहा बाहर, मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं ह्यूमन स्पीसीज के अंदर तो वो ह्यूमन ही है, जब नहीं पैदा हो सकते तो या तो वो ह्यूमन से आगे की चीज है, खैर कुछ भी, वो अलग तो की चीज है। आपने उसके एग्जाम्पल दिए इसलिए मैं उस पर आ रहा हूं। मैं आपने जो कि ऋतिक रोशन की उस बच्चे की जिसका दिल बाहर होता है उसमें उसकी एग्जाम्पल आपने एवोल्यूशन के तहत दी है, इसलिए मैंने उसका जवाब जी दिया। जी जी, मैं बता रहा हूँ इवोल्यूशन ऐसे ही होता है जैसा हम अपने आंखों से देखते हैं कि किसी के 6 उंगली पैदा हो गए, किसी का जो है टांग नहीं है, किसी का मतलब इस तरह के एक्स्ट्रा फीचर्स है। अब उससे अगर किसी को फायदा हो रहा है, मान लें कि आज हमारी लड़ाई हो रही होती, सब जो एक दूसरे को मार रहे होते, और किसी का हाथ ऐसा पैदा होता कि वो मतलब इतना बड़ा होता कि किसी को एक मुक्का मारे वो मर जाए, तो उसके बच्चे ज्यादा पैदा होंगे क्योंकि वो जो है अपनी जो है जात को फैला पाएगा। तो इवोल्यूशन ऐसे ही होता है कि एक वो मिनट एक। दोबारा बोलिए। एक आदमी अगर बहुत मजबूत ताकतवर है कि एक मुक्का मारेगा सब मर जाएंगे तो उसके बच्चे ज्यादा होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरे को हटाता जाएगा। आप देखें, जी हाँ, आप देखें, अभी देखें कि फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ और सेक्सुअल स्ट्रेंथ में फर्क है कि नहीं है? वरना तो मैं कमजोर लोगों के बच्चे ही ना हो। मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूं। जब एक का एडवांटेज होता है दूसरे ग्रुप पे और उसके जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो उसको एडवांटेज मिल जाता है, और उस तरह के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और उससे इवोल्यूशन हो जाता है कि जो पुराने हैं वो हट जाते हैं। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जो पुराने बच्चे जब हट गए और नए बच्चे आ गए तो अगर आप उसको ह्यूमन ही कहेंगे तो एवोल्यूशन कहां हुआ? एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया लेकिन जिसने मारा वो भी ह्यूमन, जो मरा वो भी ह्यूमन। हाँ, मारने के बाद अगर जो मारने वाला है वो बंदर बन गया, अब आप कहेंगे जी एवोल्यूशन हो गया। मैं वही बता रहा हूं कि उसको तब तक हम ह्यूमन कहते हैं, उसी स्पीसीज का कहते हैं जब तक वो उनके साथ बच्चे पैदा कर सकता है। जब वो इवोल्यूशन मेरा इतना सिंपल सा डिफरेंट हो सवाल जाता है, है। देखिए सारे एवोल्यूशनिस्ट को मेरा सिंपल सा सवाल है। आप या तो ये कहना बंद कर दीजिए कि हम सिर्फ उस पर बिलीव करते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, और या फिर एवोल्यूशन को दिखाइए तो हम मान लेंगे। जी जी, तो उस पे मैं ये जवाब दे रहा हूं कि जो आप जो प्रूफ की बात कर रहे हैं वो इन्फरेंस ही होता है। हम तो इतनी हमारी जिंदगी है नहीं तो हम उस चीज को तो देख नहीं सकते। हम जो है बस अब मैं जब आप एक मिनट, जब आप एवोल्यूशन को कुछ साइंटिस्ट के बताए हुए फैक्ट्स की बुनियाद पर इसलिए मानते हैं कि ये साइंटिस्ट अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो आप एक अनसीन चीज को पर बिलीव करते हैं। तो एक वो इंसान के जो अनसीन जो दीन है उसके बारे में स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप फिर वहां लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का सवाल क्यों करते हैं? नहीं, हम उसके ऑथोरिटी पे नहीं मानते उस बात को। हमारे यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, साइंस के कोई प्रॉफिट नहीं है कि हम उनको फॉलो करने लगे। हमारे जो है डार्विन साहब कोई हमारे प्रॉफिट नहीं थे। डार्विन फैक्ट तो लेकर आया ना जी आपने, आपके हिसाब से आपने जी भाई ये डार्विन ने कहा, भाई इसीलिए उस थ्योरी को आप डार्विनिज्म कहते हैं। जी। भाई डार्विन की अगर कोई अहमियत ना होती तो उस थ्योरी का नाम डार्विनिज्म क्यों रखते? आप उसको उज्ज्वलिज्म कहते हैं या कुछ और कह देते। ठीक है, डार्विन की अहमियत थी इसलिए डार्विनिज्म है। ठीक उसने है, लेकिन आपको आपके हिसाब से उसने आपको आपके हिसाब से फैक्ट्स दिए, आपने उसको मान लिया, फैक्ट्स को चाहे वेरीफाई ही किया, चाहे जी वेरीफाई किया। वेरीफाई किया। रसूलुल्लाह जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हमने वेरीफाई किया, हमने कहा कि अल्लाह की किताब है, चूंकि इंसान इस जैसे नहीं लिख सकता, हमने अल्लाह को मान लिया। अब बताइए कहां गलत है? जो आपका वेरिफिकेशन का सिस्टम है और जो साइंस का वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो अलग है। मैं दो बातें बता दूं, आप कुरान का नाम क्या चेंज करना कभी कबूल कर पाएंगे? कुरान का अगर मैं नाम चेंज कर दूं, आप कभी कबूल नहीं इसलिए कि करेंगे। दुनिया में देखिए, बात सुनिए, ये अलग अलग दुनियाएं हैं। ठीक है, कुरान और साइंस जो है ना, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक ही दुनिया है। साइंस उस चीज की बात करती है जो हमें नजर आ रहा है, जिसका ताल्लुक उस दुनिया से है। यही वजह है कि साइंस, जब आप अपने मैं गैलेक्सी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। सोलर सिस्टम से बाहर साइंस निकली, उसने गलती की। अभी तो हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट कितने, कभी 9 हो जाते, कभी 7 हो जाते, कभी 8 हो जाते हैं। अरे जब हम अपना सोलर सिस्टम नहीं समझ पाए तो वो जात के जिसने इस पूरी कायनात को, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज हैं, उसको बनाया, तो साइंस उसके बारे में कैसे फैसला करने की अथॉरिटी रखती है? साइंस में देखिए, साइंस एक्नॉलेज करता है कि उसे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, उसे नई चीजें पता होती जाएंगी।
तो जब हम मानते हैं कि साइंस को बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो हम भी साइंस पे बिलीव क्यों करते हैं? जो जितनी चीजें पता है उतनी मान ले, जितनी चीजें नहीं पता उसके बारे में हम ये कहें साइंस को नहीं पता। कुरान ये कहता है कि अल्लाह के बारे में उसको हर चीज पता है, तो हम क्यों नहीं मानते कुरान को? वही मैं बता रहा हूँ कि कुरान की जो चीजें हैं वो जिस जिस बेसिस पे आती हैं कि इस तरीके से कम्युनिकेशन आया है आसमान से, ये जो है किताब आई, वो एक एंजल आया, उसने जो है ये बातें एक इंसान को बताई और हमको इस चीज पे मान लेना चाहिए। और मतलब इस तरह की जो बातें हैं ये आपका बिलीफ की बातें हैं, इसकी जो है कोई मतलब टेंजिबल प्रूफ्स नहीं है कि। ब्लैक होल देखा है आपने? ब्लैक होल देखा है? नहीं देखा है। किसने बताया आपको? साइंस ने बताया, टीवी नेटवर्क, इन सब इंटरनेट ने बताया। हाँ, तो उस पर तो आपने बिलीव कर लिया। एक टीवी नेटवर्क पे एक न्यूज एंकर बता ब्लैक रहा होल है की कि बकायदा फोटो है, ब्लैक होल की बकायदा फोटो है ना। हमारे पास तो कुरान हमारे सीने में महफूज है। आप तो फोटो देखकर यकीन करते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, अपने सीने में महफूज रखे हुए हैं, और उस कुरान में कोई गलती नहीं निकाल सकता, उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम उस पर बिलीव ना करके ब्लैक होल पे बिलीव कर लें, जो एक साइंटिस्ट ने वैसे ही आपको बता दिया। हालांकि मैं ब्लैक होल का इंकार नहीं कर रहा हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर आप ब्लैक होल को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बोला है, हम कुरान को इसलिए मानते हैं कि कुरान हमारे सीनों में महफूज है, हमारे हाथ में है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं और उसके बाद उसमें कोई गलती नहीं पाते। और हमारा चैलेंज पूरी दुनिया में हमेशा है और कयामत तक रहेगा कि इस जैसे कोई दूसरी किताब लाकर दिखा दो। तो उसमें तो मेरा जो ये समझ है वो तो यही कहता है कि जैसे इवोल्यूशन है, इस तरह की चीजें जो है मतलब कुरान में फिट नहीं होती हैं, तो वहां पे तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कॉन्ट्रडिक्शन कैसा? जब एवोल्यूशन गलत है तो कुरान में फिट कैसे होगा? जो चीज गलत है वो तो वो कुरान में कैसे फिट होगी? ये आपका कहना है, बहुत सारे साइंटिस्ट तो ऐसी बात नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि नहीं, बहुत सही, सारे बिल्कुल साइंटिस्ट सही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें कही, उसके बाद उनको बदलना पड़ा, चूंकि उनके पास उस वक्त नॉलेज नहीं थी। ठीक है, जब तक कि ब्लैक होल। अब एक मैं आपको बताऊं, आपका जो सबसे मशहूर साइंटिस्ट अभी एक साल के अंदर अंदर जिसका जो मरा है, उसका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। हॉकिंग। हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में क्या कहा है? ब्लैक होल के बारे में उसने स्ट्रिंग थ्योरी के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या कहा है मुझे बताइए। ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग का क्या स्टेटमेंट है कि उसमें ग्रेविटी जो है इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वहां से जो है आपका लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता है। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में जो कॉमन थ्योरी है वो ये है कि अगर वो एक चीज उसमें गिर गई तो वो गिरती रहेगी, राइट? कभी नहीं निकल पाएगी, राइट? हाँ, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि इवन इफ यू ट्रैप्ड इन अ ब्लैक होल, नेवर थिंक दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। ये स्टीफन हॉकिंग का स्टेटमेंट है ना, कि अगर आप ब्लैक होल में ट्रैप कर गए तब भी आप ये ना समझें कि देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। तब भी उसका कहीं ना कहीं सिरा, इसका मतलब ये कि वो इस बात का कायल है कि हो सकता है कि ब्लैक होल का एक दूसरा एंड हो, जबकि साइंस इसको बिलीव नहीं करती है। क्यों? इसलिए कि साइंस अभी इग्नोरेंट है, साइंस को पता नहीं है। जब साइंस एक साइंटिस्ट उसमें गिरेगा तो जाके देख कर आएगा कि वो उसका दूसरा सिरा है कि नहीं। सही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका जो साइंटिस्ट है ना, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, वही कंफ्यूज है। कभी तो कुछ कहता है, कभी मरने से पहले कुछ और कह जाता है। कुरान कभी कंफ्यूज नहीं है। कुरान ने जो बात कह दी वो हरफ आखिर है। अब वो जब रेवोल्यूशन बंद हो गया, वही मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई उसमें तहरीफ नहीं होगी, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा, ना जबर जेर बनेगा ना जेर जबर बनेगा। सही है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अपनी बात कह दूं कि साइंस जो है वो नहीं कहता कि वो एक रिलीजन है और वो उसको एक प्रॉफिट के थ्रू नाजिल हुआ है और वो जो बात कहता है वो फाइनल है। इसीलिए इवोल्यूशन को भी इसके साथ भी थ्योरी शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि एक प्रॉफिट के थ्रू आया है। थ्योरी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और जो चीज सही और गलत हो उसको आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है ठीक हो, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं कर सकते। हम बिलीव फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं कि जितने ज्यादा हमें डेटा मिलती जाती है उसके बेसिस पे। आप सुन ले मेरी बात। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि एवोल्यूशन थ्योरी है। नहीं, वही मैं बता रहा हूं ना कि थ्योरी किसको क्यों शब्द उसके साथ जोड़ा गया है, उसको एक लॉ क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसा सिस्टम है कि कोई प्रॉफिट आके कोई थ्योरी नहीं देता है। सारी चीजें जो है हाइपोथेसिस होती है। सुन ले, सारी चीजें हाइपोथेसिस होती है, उनको जब प्रूव करते हैं, रिफ्यूट करते हैं, जिनको हटा देते हैं उनको तो हटा देते हैं, जो चीज रह जाती है उनको हम जो है मतलब जैसे आप जाइफ हदीस और सही हदीस जैसे आप रखते हैं, वैसे ही हम सही थ्योरी और गलत थ्योरी रखते हैं और गलत थ्योरी को हटा देते हैं, जो सही थ्योरी है वो रह जाती है।
तो अभी तक जो डेटा मिला है उसके हिसाब से वो सही है। कल को आप कोई डेटा लेके आएंगे तो हम ये कबूल करने के लिए जो है मतलब हमको मानना ही पड़ेगा कि हमारी चीजें गलत हैं, क्योंकि यासिर जी ने ये नई चीजें लेके आए हैं। पर जब तक आप नहीं आए हैं तब तक वो थ्योरी कायम है। तो एवोल्यूशन को आप थ्योरी मानते हैं ना? हाँ, ऐसी ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई थ्योरी है प्रॉफिट ना? नहीं आ सकते। थ्योरी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं। थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी की डेफिनेशन वो है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है ना? सुन थ्योरी ले उसी को तो कहते हैं ना। सुन ले भाई सही थ्योरी एक होता वर्सेस, है एक बात करेक्ट थ्योरी। बताइए, एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही है। थ्योरी के वर्सेस में थ्योरी के ऑपोजिट क्या चीज आती है? थ्योरी डिस्प्रूवन हाइपोथेसिस, थ्योरी के अपोजिट में ये है। थ्योरी के ऑपोजिट में आते हैं फैक्ट्स। एक होता है फैक्ट, एक होता है थ्योरी। सुन ले ठीक है, आपने, फैक्ट वो होता है, नहीं नहीं, ये फैक्ट अपोजिट वो नहीं। होता है, मैं यहां बैठा हूं, सुनिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये थ्योरी नहीं है। हम्म ठीक है। हाँ, मेरा एक आदमी ये कहे जिसने हमारा ये डिस्कशन नहीं देखा कि अगले साल फला तारीख में यासिर और उज्जवल का हर हाल में डिस्कशन होगा, ये थ्योरी है, चूंकि अभी तक ये हुआ नहीं है। ठीक है, और सामने वाले ने उसको देखा नहीं है। फैक्ट वर्सेस थ्योरी। नहीं जब नहीं, एक फैक्ट। थ्योरी, मेरी बात सुन लीजिए, जब एक थ्योरी आप भी कह रहे हैं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, तो एक आदमी ये कहे कि नहीं जी मैं तो उस थ्योरी को मानूंगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो ये मानते हुए कि ये थ्योरी गलत हो सकती है, इसके बावजूद भी वो उसको मान रहा है, और यही फंडामेंटल गलती है। हमारे नजदीक कुरान फैक्ट है, थ्योरी नहीं है, इसलिए हम उसको सही या गलत के पैमाने पर नहीं नापते, वो सिर्फ सही है और हमें उसको मानना पड़ेगा। यहीं पे मैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बता रहा हूं कि हम उसको थ्योरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है कोई ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है जिससे हम ये फाइनल कर दें कि यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि आपके यहाँ सिस्टम है कि ये प्रॉफिट से आया है तो ये फाइनल है। क्योंकि आपके यहां सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो हैं। जब आपने तीसरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दिया, तो आप कभी भी कुरान को साइंस केस नहीं समझ सकते, क्योंकि साइंस जो है वो कुरान को इवेल्युएट करने के लिए नहीं आई, साइंस आई है मेरी और आपकी दुनिया को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, वो अल्लाह को इवेल्युएट करने के लिए नहीं आई। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो नहीं है, तीन है, यही बुनियाद, यहां से बुनियाद है। आप इस बुनियाद को सही कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। आपने अगर बुनियाद अगर गलत की तो कोई कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। नहीं, आपकी जो बुनियाद है वो बिलीफ्स की बुनियाद है, हमारी जो बुनियाद है साइंस की उसकी फैक्ट्स की बुनियाद है। तो फैक्ट्स के बेसिस पे जो हम अच्छा एक बात ऑब्जर्व कर बताइए, सकते एक हैं। बात बताइए, अब आपने कहा कि हम बिलीव करते हैं, आपकी फैक्ट है। मिसाल के तौर पर मुझसे मेरे एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने, जो जिसको मैं फादरली फिगर भी समझता हूं, फ्रेंड ही नहीं बल्कि फादरली फिगर है, उसने बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके एक बहुत ही क्रेडिबल फ्रेंड ने उसको ये बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बताया कि उन्होंने बहुत ही क्रेडिबल पर्सन जिब्रील को देखा कि उन्होंने अल्लाह से ये पैगाम लेकर आए। अब इसमें 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 आप कहां शक करेंगे जब सारे क्रेडिबल हैं? अब ये आपकी क्रेडिबिलिटी साबित हो गई ना। आप जो है इंसानी तो हम क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कहीं सुन लिया कि हाँ भाई अल्लाह है, नहीं, हमारे और अल्लाह का जो पैगाम है उसके दरमियान एक बहुत ही क्रेडिबल चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। जबकि आपके और गैलीलियो हुआ या स्टीफन हॉकिंग हुआ, उसके दरमियान एक किताबें, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स तो हो सकते हैं, लेकिन डार्विन ने खुद एवोल्यूशन नहीं देखा था। ठीक है, उसने आप कुछ एक थ्योरी गढ़ी, उसके बाद बता दिया, जी, तो आपने उसको इग्नोर कर लिया। वही वही मेरे और डार्विन के बीच में फैक्ट्स का कनेक्शन है कि क्या ऐसा हो सकता है, रीजनेबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, उसके बेसिस पे हम तो करते हैं। क्रेडिबिलिटी की फैक्ट्स बात बदलते नहीं है। नहीं मिस्टर उज्जवल, फैक्ट्स हम्म बदलते नहीं हैं। हम्म सूरज अगर दिन में निकलता है तो ये एक फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कभी रात में निकल जाएगा। हम्म ठीक है, हम्म तो सूरज का निकलना ये फैक्ट, फैक्ट्स बदला नहीं करते। एवोल्यूशन की थ्योरी को आपने फंडामेंटली ये मान लिया कि अगर आप उससे आप दूसरे फैक्ट्स लाएंगे हम वो मान लेंगे। इसका मतलब ये कि एवोल्यूशन की थ्योरी फैक्ट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो थ्योरी भी थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं यही नहीं फर्क है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, गैप हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक जो फैक्ट्स मिले हैं हमें उसके बेसिस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करेक्ट है। कल को एक वो ऐसा आपको फैक्ट फैक्ट्स आता नहीं है। मिले हैं, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले, डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड, वो आपको फैक्ट्स नहीं मिले बल्कि वो आपको थ्योरीज मिले हैं। उन थ्योरीज की बुनियाद पर आपने ये बिलीव कर लिया कि भाई एवोल्यूशन एक चीज है, चिड़िया का नाम है। सुने, बिलीव आप भी करते हैं, आप ऐसा नहीं करते, आपके यहां बिलीव नहीं है।
बिलीव तो आप भी करते हैं ना, आप बिलीव करते हैं कि नहीं उज्जवल मौजूद है इस दुनिया में, या ये बिलीव नहीं है? ये मेरे समझ से तो अभी फैक्ट है। और जो थ्योरी की आप बात हाँ, कर रहे हैं। फैक्ट है ना, फैक्ट है हम्म। ना। क्या ये गलत हो सकता है? क्या उज्जवल का इस वक्त मौजूद होना गलत हो सकता है? उज्जवल का मौजूद होना तभी गलत हो सकता है कि हम एक इस कंप्यूटर वक्त, इस सिमुलेशन में वक्त, हो। हम एक कंप्यूटर इस वक्त, सिमुलेशन में हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बात करने को नहीं बात कर रहा हूं। उज्जवल का इस वक्त एग्जिस्टेंस दुनिया में एक फैक्ट है हम्म। आपके नजदीक, हम्म। ये गलत हो सकता है या नहीं? ये वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक थ्योरी है कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी, जिसके अंदर जो पूरा दुनिया है वो एक वीडियो गेम की तरह है और वो एक सिमुलेशन चल रहा है, एक थ्योरी है। तो उसके एग्जिस्टेंस तो है ना, एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते आप? हाँ, तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसके बेसिस पे मैं उस अगर उस कंप्यूटर सिमुलेशन में भी हूं तो मैं हूं। ठीक है। है अब ना, अब ठीक है। हम्म। अब आपने आपने कहा कि भाई ये फैक्ट है कि उज्जवल जो है इस दुनिया में मौजूद इस वक्त है, ठीक है, ये हम्म। फैक्ट है, ये गलत नहीं हो सकता, चाहे उसको वीडियो गेम कुछ भी कहने, वो गलत नहीं हो सकता। हम्म। एवोल्यूशन को आप ये कहने हैं कि वो गलत हो सकता है, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जिस्टेंस, ये जो फैक्ट है, ये अनडिनाइबल है। और हम्म। एवोल्यूशन जिसको आप फैक्ट मान रहे हो, मैं थ्योरी मान रहा हूं, वो डिनाइबल है। तो जो हम्म। चीज डिनाइबल है उसमें आप यकीन करें, हम्म। और जो अनडिनाइबल है उसमें आप यकीन ना करें। कुरान अनडिनाइबल है, उसमें आप यकीन ना करें, ये तो और आप एवोल्यूशन कह में रहे आप हैं ना यकीन कर लें। ये क्या बात हुई? जनाब। जनाब, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो जिब्राइल आके मुझे नहीं कह रहा है। मैं जो बात कह रहा हूं। जिब्राइल आपसे नहीं कहेंगे, जिब्राइल हम्म। आपसे नहीं कहेंगे। जिब्राइल ने द मोस्ट क्रेडिबल ह्यूमन बीइंग ऑफ अर्थ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उन्होंने हम्म। अपने 1 लाख कंपेनियंस को बताया, 1 लाख ने 10 करोड़ लोगों को बताया, 10 करोड़ ने 20 करोड़ को बताया, सारे हम्म। क्रेडिबल हैं। अब बताइए क्या गलत हुआ? हम्म। ये चीज तो ये चीज तो ये चीज, इसके लिए किसी आउटर स्पेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है इस चीज को जानने के लिए कि कुरान इस दुनिया में आया है। हम्म। बल्कि जो तरीका एक इंफॉर्मेशन को जानने का, आप खबर अखबार यानी न्यूज देखते हैं आप, तो न्यूज, कोई चीज दुनिया में हो रही है, आप कैसे बिलीव करते हैं भाई? इसलिए कि एक एनडीटीवी एक क्रेडिबल चैनल है, वो बता रहा है कि दुनिया में हुआ है फला हादसा, तो आपने मान लिया। तो इसी तरीके से ये जो चैनल है पूरा, ये क्रेडिबल है हमसे लेकर आप वसल्लम तक के, और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। हर एक ने बताया कि ये कुरान है, हर एक ने बताया कि कुरान का पहला चैप्टर ये सूरत है, हर एक ने बताया कि पहला चैप्टर यहां से शुरू होगा, किसी ने इसमें का इसका उल्टा नहीं बताया। तो अब आप इसको क्यों नहीं मानते? वो वो क्रेडिबिलिटी हम कैसे मान लें कि वो बंदा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और जो गलत कहने वाला बंदा था उसकी गर्दन ना उड़ा दी गई हो, वो बोल ना पाया हो। इसको हम कैसे मान लें? इसलिए उसलिए इसलिए कि एक बात बताइए कि दुनिया में अगर 1 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, और सब एक बात कह रहे हैं, तो क्या पॉसिबली सारे झूठ के ऊपर एग्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो लीक होगा ना, कहीं ना कहीं तो मैं लीक आपको एक होगा। एग्जांपल दे दूं। अगर अगर ऐसा होता, अगर सारे एग्री करते, तो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं आता। हम जो समझ लेते हैं ना कि ये फेक न्यूज है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो चला दी, कुछ लोगों ने यकीन किया, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं 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 फेक न्यूज है। चंद महीनों के नहीं, चंद दिनों के अंदर पता चल जाता है कि न्यूज फेक है कि ऑथेंटिक है। कुरान के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ बिलियन ह्यूमन बीइंग इस बात पर एग्री करते हैं कि सूरह फातिहा पहला चैप्टर है, उसका पहला लफ्ज अल्हम्दु है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत है, असल में सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। कोई एक मुसलमान लाकर दिखाइए। तो जब इंफॉर्मेशन इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप किसी फेक न्यूज को कैसे वेरीफाई करते हैं? आप देखते हैं कि भाई एक जी न्यूज ने एक खबर चलाई और उसके मुकाबले में एनडीटीवी ने खबर चलाई। आपने कहा भाई एनडीटीवी जो है ना वो ज्यादा मोतबर है और जी न्यूज जो है वो कम मोतबर है। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। तो जी न्यूज ने कहा कि जी न्यूज कम मोतबर है, इसलिए आपने कहा भाई ये फेक न्यूज है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, हम एनडीटीवी की बात मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी न्यूज को जांचने के लिए क्रेडिबिलिटी मेयार है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी मेयार है। अच्छा, अब क्रेडिबिलिटी दो तरीके से होती है। नंबर एक, या तो ये कि एक आदमी हो और आपने उसको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा हो, तो आपको हर हाल में मानना पड़ेगा भाई जब उसने कभी झूठ नहीं बोला तो आज ही क्यों बोलेगा। एक तो तरीका ये है। या ये कि वो इतनी बड़ी तादाद हो कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री ना कर सकती हो। इस्लाम का जो कुरान हम तक आया है वो दोनों तरीके से आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उनके दुश्मनों ने झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो वो आप क्यों झूठ बोलेंगे? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किताब इतनी बड़ी तादाद को दी कि जो पॉसिबली झूठ के ऊपर एग्री नहीं हो सकती, तो अब झूठ उसको आप क्रेडिबल क्यों नहीं मानते? बात यह है।
ठीक है, ये आपका जो है सोचने का तरीका है, बट मेरा सोचने का तरीका इसके ऊपर ये है कि मैं तो दो चीजें देखता हूँ। अब मैं तो मुझे तो या मैं तो जैसे आपको आपके साथ में बात कर रहा था पहले कि उस समय जो उस लोगों की सोचने की शक्ति थी, उस समय जो है प्रॉफेट मोहम्मद को लगा हो कि भाई इनको जो है अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे अल्लाह का जो है बात इनको कहना पड़ेगा कि ये जो मैं चीजें कह रहा हूँ इनके भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अल्लाह नहीं है तो ये मेरे बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे को मार काट के ये मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि आपका ये इनको। सोचना आपका ये सोचना फैक्ट है कि थ्योरी? मेरा ये सोचना थ्योरी। गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ठीक है। हम जो कह रहे हैं वो फैक्ट है, इसलिए कि उसकी एक चेन है, पूरा चैनल है। तो आपकी थ्योरी तो सही हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है, और हमारा फैक्ट गलत हो, ये तो नाइंसाफी है। आप तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। आप तो जिब्राइल की जो पहली बात कर रहे हैं वो तो आप क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि उसको उसने जिसको पहली बार कहा और उसने फिर दूसरी बार जिसको कहा वो क्रेडिबल है, इसीलिए आप उसको सही मान रहे हैं। लेकिन तो अब आपको क्रेडिबल नहीं लग रहे हैं, वो झूठे लग रहे हैं ना? उसकी कोई तो दलील होगी ना। हमने ये कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, चूंकि उनके दुश्मनों की टेस्टिमनी उनके हक में है। यानी जब तक कि इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील नहीं आए थे, 40 साल की उम्र में आए हैं, तो 40 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में गुजारे हैं, तो उनके जो कबीला था, जो जो वहां पर मक्के में जो लोग रहते थे, वो उनको जो टाइटल देते थे वो था as-सादिक अल-अमीन। सादिक के माने है ट्रूथफुल, अमीन के माने ट्रस्टवर्दी। ठीक है। तो जब उनको एक कॉमनली पूरी सोसाइटी के अंदर ट्रस्टवर्दी और ट्रूथफुल कहा जाता था, तो अचानक एक आदमी जो 40 साल तक कभी ना झूठ बोला हो एकदम झूठ बोल दे, वो भी इतना बड़ा, तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं उसको इस बेसिस पे सोचता हूँ, मतलब आप मैं मान लीजिए कि अभी आपके ऊपर जो है ना एक आपके ऊपर एक हमला हो जाता है और एक आपके गर्दन पे कोई तलवार रख देता है, और आपके जो है मान ले आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके ही कमरे में एक उसको क्या कहते हैं कबर्ड में छुपे हुए, और आपके गर्दन पे उसने जो तलवार रख दी और उसने बोला कि अब तुम सच बताओ कि कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो अब आप वहां पे सच तो नहीं बताने जाएंगे, आप तो वहां पे झूठ बोलेंगे कि भाई वो जो है यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। ठीक है, भले ही वो आपका गला काट दे फिर भी आप जो है ये झूठ बोलेंगे दुनिया की भलाई के लिए। मैं भी उस तरीके से सोचता हूँ कि मोहम्मद साहब को उस वक्त लगा होगा कि जो है अगर अब मैं इनको नहीं बताऊंगा आसमानी चीजें तो ये मेरे बातों पे विश्वास लगा नहीं करेंगे। होगा, इसी को मैं कह रहा हूं। ये जो आपने कहा ये पूरी थ्योरी है, का फैक्ट है? बिल्कुल थ्योरी है। थ्योरी है ना। जी आपने कहा लगा होगा, कोई इसका जी दलील तो नहीं है, सबूत तो नहीं है हमारे पास, आपके जी पास। जी हमारे जी। पास सबूत है कि उनको नहीं लगा, उन्होंने जो कहा वो सच कहा। तो हम्म आप तो सिर्फ लगने की बात पर आप उस कुरान को नहीं मान रहे हैं, और हम्म हमारे पास सबूत है, हम वो दे रहे हैं, हम आप सबूत को मानने को तैयार नहीं। सीधी हम्म सीधी बात है। आप किसी भी दीन को के जांचने के दो पैमाने होते हैं। एक तो पैमाना ये है कि जो प्रॉफिट है उसकी जिंदगी कैसी है। दूसरा पैमाना ये है कि जो वो पैगाम लेकर आया है उसका कंटेंट और उसकी लैंग्वेज कैसी है। अगर प्रॉफिट की जिंदगी ऐसी कि पूरी जिंदगी वो ट्रस्टवर्दी और यानी ट्रूथफुल रहा, और पैगाम ऐसा कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो अभी भी आप उसको सही नहीं मानेंगे, तो और ये कहेंगे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो ये थ्योरी वर्सेस फैक्ट है, जिसमें फैक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है और थ्योरी को नकार दिया जाता है। नहीं तो वहां पे जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपका तो जो है क्या है प्रूफ की कुरान है, और कुरान में कोई भी चीजें रिफ्यूटेबल नहीं है आपके बेसिस पे। बट मैं कहता हूँ कि नहीं, चंद्रमा के कभी जो है दो टुकड़े नहीं हुए। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, जो इवोल्यूशन है वो फिट नहीं होता कुरान में। तो जिस तरह का हम जो चूंकि डायनासोर की हड्डी हमें मिलती है वो तो सेट होता हम्म, हुआ नहीं दिखता। नहीं, कैसे नहीं दिखता? क्या कुरान ने कहा है कि डायनासोर नहीं थे या उसकी हड्डियां नहीं थी? कुरान के हिसाब से दुनिया की कायनात कितनी पुरानी है। कुरान ने कोई तहदीद नहीं की, कुरान ने कोई लिमिटेशन नहीं बयान किया कि फला दिन से शुरू हुआ था। कुरान ने कहा एक दिन अल्लाह ने जो है एक दिन आसमान बनाया, एक दिन जमीन बनाया, सिर्फ इतना है। कुरान बहुत कायनात बहुत पुरानी हो सकती है, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स पुरानी हो सकती है। तो डायनासोर का जिक्र है कुरान के अंदर। किसी चीज का जिक्र ना होना उसके मौजूद होने की ना होने की तो दलील नहीं है। चूंकि कुरान डायनासोर्स के लिए तो नहीं आया, कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है, तो हमें पता, अल्लाह को पता है कि हम साइंस के जरिए डायनासोर्स का पता लगा लेंगे। तो अब उसको बताने की क्या जरूरत है कि डायनासोर्स थे? ठीक है। तो लेकिन मतलब इतनी बड़ी चीज जो है वो कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें जो है गिनाते हैं कि देखो इंसान जो है जो स्पर्म है वो कैसे जो फीटस बनता है वो तो कुरान में लिखा हुआ है।
बट डायनासोर की चीज जो है वो बाद में जब इंसान काफी दिनों बाद खोजता है वो नहीं लिखा इसलिए हुआ। कि इंसान को मरे हुए डायनासोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को यह जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे बनता है। हर इंसान को यह तो पता लगेगा, उसका उसकी जिंदगी में पहला सवाल यह होगा कि मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। हम्म। पहला सवाल यह नहीं होता कि दुनिया में डायनासोर्स थे कि नहीं थे, हम्म। या ये पहला सवाल है। अगर पहला हम्म। सवाल ये होता ना हर इंसान का कि दुनिया में डायनासोर्स थे, तो कुरान में डायनासोर्स का जिक्र होता। कुरान में डायनासोर का जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारा पहला सवाल ये नहीं है। हमारा पहला सवाल ये कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मैं ये जो जिंदगी में गुजार रहा हूं ये मैं कैसे गुजारूं, और इन तीनों का जवाब कुरान ने दिया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो जिंदगी है आप इसको बताते हैं कि ये सिर्फ एक टेस्ट है और कुछ भी नहीं है, और इस टेस्ट के लिए जो आपको स्कोर किया जाएगा, मतलब इस जिंदगी का मकसद बस जो है ये टेस्ट अच्छे से पास करना है। तो दूसरी जिंदगी का क्या मतलब है फिर, उसका क्या पर्पस है? जब आप एग्जाम में आपने मसलन एक डिग्री ली बायोलॉजी के, आपने पढ़ी, उसमें आप साइंटिस्ट बन गए। आपने क्यों पढ़ा? इसलिए कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, ठीक है, आपकी एक अच्छी जॉब हो, हैंडसम सैलरी हो, और आप आसानी के साथ बड़ी कार हो, जबरदस्त बैंक बैलेंस हो। इसका मतलब ये कि आप एक अच्छी लाइफ जो है वो देखना चाहते हैं, जिसमें जो जिस वजह से आपने पढ़ा है। यही वजह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, यूजुअली अगर उनके पास खानदानी दौलत नहीं होती तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनकी जिंदगी वैसी नहीं होती जो अमीरों की होती है। ऐसे ही इस दुनिया में जो इंसान आया है, वो कोई भी इंसान, दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, टेंशन फ्री नहीं है। टेंशन उसके पास है, परेशानियां उसके लगी हुई है, नुकसान उसको भी होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई एक एग्जाम के लिए कि आप इस एग्जाम सेंटर में बैठे, कामयाब अगर हो गए तो आपको आगे वो जिंदगी आने वाली है जो टेंशन फ्री है, जिसमें ना मौत है और ना ही किसी चीज के खोने का खौफ है, और हर वो चीज मिलनी है जो आपकी ख्वाहिश है। इस दुनिया में आपको वो चीज नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी थी आप चाहते हैं नहीं मिल सकती। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, अगर चाहे कि पूरी दुनिया में खरीदूं नहीं खरीद सकता, है ना। जी तो जी हम जी। जो आगे की जिंदगी है उसका मकसद ये है कि हम वो किसी भी टेंशन से फ्री होकर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारें, चूंकि इस जिंदगी को हमने अपने क्रिएटर की ख्वाहिश के मुताबिक गुजारा है। बस यही फर्क है। ओके, बट मतलब क्या करेंगे वहां पे? मतलब मुझे क्या चाहिए, ये चीजें चाहिए, मतलब बस कंज्यूम करते रहेंगे? मतलब मकसद क्या है? लोग कहते हैं ना क्यों कि इस आप जिंदगी में अगर आप हम एक सवाल सुन ले, जैसे आप मुझे कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम एथिस्ट हो, तुम्हारा मकसद क्या है, मतलब कि इस तरह की सवाल करते हैं। तो मैं वही सवाल करता हूँ आपसे, फिर आपको जो दूसरी दुनिया में मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी, मकसद क्या होगा जिंदगी का? एक चीज मिसाल के तौर पर, मुझे एक गाड़ी मिली जो इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है, राइट। तो वो सबसे एक्सपेंसिव है, सब बेस्ट लग्जरी गाड़ी है। अब ये तो नहीं है कि इसके बाद कोई दूसरी अच्छी गाड़ी नहीं बनेगी। एक अच्छी गाड़ी आ गई, उसके बाद अगला मॉडल अगले साल का आ गया। अब मैं चाहूंगा कि यार 2017 के बजाय 2018 का मॉडल ले लूं, तो 2018 का जो मॉडल होगा वो 2017 से तो बेहतर होगा। तो ये जो एडवांसमेंट है, यही मेरा पर्पस है। तो उस दुनिया में जब हम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अब आपको सब चीज मिल गई, अब क्या, नो, उसके अंदर भी एडवांसमेंट होना है, और वो होते रहना है, और वो अनलिमिटेड नंबर और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता रहेगा। ये एडवांसमेंट ही हमारा पर्पस है। ओके। और जब आपको ये पता है कि ये मुझे हर हाल में मिलेगा, तो इसका मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको खोने का कोई खौफ नहीं है। इस दुनिया में 2017 की जो गाड़ी चला रहा है, उसको ये श्योरिटी नहीं है कि 2018 का मॉडल उसको हर हाल में मिलेगा। मुमकिन है कि ना मिले, मुमकिन है कि वो फौरन गरीब हो जाए और उसको खरीद ना सके। वहां ऐसा नहीं होगा। ये फर्क है। ठीक है, लेकिन बस मतलब यही एडवांसमेंट करते रह जाएंगे, और मतलब अल्टीमेट मकसद क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली क्या करना है जिंदगी के साथ दूसरी दुनिया में? अब इस दुनिया में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे बताइए। नहीं, आपके हिसाब से तो ये करना है कि कयामत के दिन में अपने पॉइंट्स जो है अच्छे रखने हैं, ताकि दोजख में ना मैंने जाए। तो अपना पॉइंट बता दिया। मैं आपका पूछा हूं, चूंकि आप तो एथिस्ट हैं, किसी चीज में बिलीव नहीं करते, तो आप मुझे बताइए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। सही। मेरा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ यही है कि मैं इंसानों को जो है सच के तरफ लेके जाऊं, और उसको क्यों? ये रियलाइज कराऊं। जी। हाँ, उसको ये बोलिए, क्यों रियलाइज क्यों कराऊं राइट। कि अकेले जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस पूरे कायनात में मैं अकेला इंसान होता, तो मैं अभी किससे लाइव में बात कर रहा होता?
कौन यहाँ पे कमेंट कर रहा होता, मैं फोटो लगा के कहाँ पे लगाता, और मतलब मेरे पास सारी तमाम चीजें आ जाए पर फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है कि अकेले उसका कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे के लिए हैं इस कायनात में, और हमको एक दूसरे की जिंदगी जो है वो बेहतर बनानी है, यही जिंदगी है। और हम जो है सबको गरीबी से गुर्बत से निकाल पाए, सबकी जिंदगी बेहतर कर पाए, इसी के लिए हमें काम करते रहना है। जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, दो लफ्जों में मैं कहूंगा, है ना, अपनी और सारी दुनिया की जिंदगी बेहतर करना आपका मकसद है, ठीक है। जी जी। अब सबकी जिंदगी बेहतर हो गई, हम्म आप मकसद में कामयाब हो गए। हम्म अब आप पूछेंगे भाई अब मेरी जिंदगी क्या मकसद है, तो अब आपसे कोई ये कहेगा अब आप मर जाएं इसलिए कि आपकी जिंदगी का मकसद तो पूरा हो गया, हम्म। ये तो नहीं कोई कहेगा ना। आप अगर कोई जी। आपसे ये कहे कि उज्जवल साहब अब आप मर जाइए चूंकि सब लोग की जिंदगी बेहतर हो गई है, तो हम्म आप उसको एक मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे कि क्या बात कर रहे हो। हम्म ऐसे ही जिंदगी बेहतर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म ऐसे ही अल्लाह ताला जब हमें मरने के बाद हमें जिंदा करेंगे और जो लोग जन्नत में जाने वो जन्नत में चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहा। ये जो एडवांसमेंट है ना, ये भी एक मजे की चीज है। और जब आप गोल अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप चूंकि दुनिया में आने का मकसद आपका खत्म हो गया लिहाजा अब आपको फौरन मर जाना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर भी है। तो वही जिंदगी को बेहतर करते जाएंगे आपके, वही है। जिंदगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर एडवांस पहुंच जाएगी, लेकिन वो एडवांस होती रहेगी। यानी हमारे एतबार से आज हम जिस तरीके से सोचें, यानी जिंदगी को हम सोचें कि भाई यहां पहुंचकर इस पॉइंट पर पहुंचकर अब जिंदगी बहुत एडवांस हो चुकी, उससे भी आगे जो हम सोच नहीं सकते वहां से आखिरत की जिंदगी की शुरुआत है। अब वो कितने आगे जाएगी वो हमें नहीं पता, चूंकि हम आखिरत में अभी पहुंचे ही नहीं है। जब पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर कोई जो हदीसों में अगर कोई नई बात सामने आती है तो उसको आप कबूल करेंगे या नहीं? हदीस अगर ऑथेंटिक होगी तो बिल्कुल कबूल करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। और अच्छा, आप इससे पहले आप बात कर रहे थे, मैं एक बस पॉइंट नोट कर दूं कि एक इंसान जो है मतलब कान से सिर्फ सुन सकता है, तो चमगादड़ एक स्पेशल केस है जो कि अपने कानों से देखता है बेसिकली, मतलब उसको जो है ठीक है। वो पूरा मैप क्रिएट करता है। तो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ये है कि आपके हिसाब से जो अल्लाह है वो इस दुनिया में कैसे आए फिर, अगर सब चीज को बनाने की जरूरत है? दोबारा बोलिए, आपके हिसाब से अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया, ये क्या सवाल हुआ? कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को ही कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है, और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना, तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है। तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, चूंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से है, ये आपका कहने का कुछ तात्पर्य ऐसी है? चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर। हम्म।
मैं अगर उसी तरीके से कहूं कि ये कायनात जो है वो हमेशा से है और इसको किसी ने नहीं बनाया, तो उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? नहीं तो आप अगर ये ना कहें कि अगर या मगर, आप ये कहिए कि है हमेशा से। आप क्यों थ्योरी को लेकर चलते हैं? आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि भाई ये कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे उसकी दलील दीजिए। जनाब, साइंस जो है वो ऐसे ही चलता है, थ्योरी पे ही चलता है। अलग अलग थ्योरी दिए जाते हैं, जिसको आप रॉन्ग प्रूव कर देते हो उसको हटा दिए जाते हैं, और जो सही रह जाते हैं वो रह ठीक जाते है, हैं। तो आप ये कहिए कि भाई हमारी थ्योरी के एतबार से कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे भाई आप दलील दो, तो आप दलील दीजिए। हम्म। नहीं, मेरा जो है मेन पॉइंट आपको कहने का ये था कि जैसे खुदा हमेशा से हो सकता है, वैसे ही ये कायनात हमेशा से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कायनात क्रिएटर नहीं है, कायनात क्रिएशन है। आप वरना तो ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने वाला है, इसी तरीके से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कंप्यूटर भी पैदा हो गया था। उसने बड़े होकर पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो इंजीनियर बना, यहां तक कि उसको एबिलिटी हुई कि उसने कंप्यूटर ईजाद किया। तो ऐसा ही ये है। तो अल्लाह, कायनात हमारे लिए क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। उसके लिए जरूरत है कि एक टाइम से वो शुरू हो। ठीक है, एक टाइम से वो शुरू होगा और उसी को हम क्रिएशन पॉइंट कहेंगे। अल्लाह क्रिएटर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है, अब लेकिन जनाब एक एक सेकंड, अब एक चीज और, मेरे ख्याल से हमें बात करते हुए 2.5 घंटे हो गए हैं, और जी जी मेरा इरादा था कि आधा घंटा आपसे बात करूंगा, जी जी। लेकिन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। मेरे कुछ प्री एंगेजमेंट्स हैं, तो या तो ये कि टाइम सेट कर लें किसी और वक्त, और या फिर आप अपने सवाल और लिख लीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर ऑनलाइन होंगे। जी जी जी, ठीक है, आपने काफी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक पॉइंट जो है आपसे पूछ लूं कि मतलब आपके समझ से जैसे अल्लाह का कोई शेप नहीं है, अल्लाह का कोई ड्राइंग नहीं है, पेंटिंग नहीं है, लेकिन अल्लाह जो है उनको गुस्सा भी आता है, वो सोचते भी हैं, तो ये कैसे है, ये कैसे फिट होता है? ये किसने कहा कि अल्लाह सोचते हैं? ये तो हमने नहीं कहा कभी। उन्हें गुस्सा आता है, खफा होते हो? गुस्सा जो है, ये हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। अल्लाह की फीलिंग, अल्लाह इमोशंस फ्री है। हाँ, अल्लाह ताला की मर्जी और नाराज, ये यानी इसको आप कह लीजिए कि इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेजर और डिसप्लेजर। यानी अगर हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इंसान करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला को एक ही वक्त में रहम आना और एक ही वक्त में गुस्सा आना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह क्रिएटर है। एक आदमी को एक ही वक्त में गुस्सा और एक ही वक्त में मोहब्बत नहीं हो सकती, या तो वो गुस्सा होगा एक इमोशन होगा या दूसरे इमोशन में होगा। अल्लाह ताला दोनों चीजें अगर एक साथ कर रहा है, यही क्रिएटर होने की दलील है उसकी। ठीक है, ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल कर लूं बस छोटा सा, कि मेरे समझ से ये जैसे बहुत सारे, जैसे काबा में जो वो पत्थर मारते हैं तीन पिलर्स पे, जैसे वो जो है एक सिंबल सिंबल है, क्या बोलते हैं, शैतान के। तो उसी तरीके से अगर क्या खुदा भी जो है या अल्लाह भी जो, वो एक इलाहत है, वो एक सिंबलिज्म है? नहीं, इसलिए कि शैतान क्रिएटर नहीं है। जो क्रिएशन है उसका सिंबल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएटर जो है वो सिंबल फ्री है, वो शेप फ्री है। तो हम इस बात को मान लें कि अल्लाह के अलावा पूरी कायनात जो है वो ऐसी है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हो सकता है कि अभी तक वहां तक ना पहुंचे हों। जो शैतान है जिसको हम कंकरियां मारते हैं हज में, तो वो भी क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है, इसलिए उसका एक सिंबल है। अल्लाह ताला का कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला का सिंबल आपके सिस्टम में नहीं है, हिंदुइज्म में जो है बहुत सारे वो बुद्ध की पूजा करते हैं। खैर, मेन पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई शेप नहीं है और वो सबसे फ्री है, लेकिन वो एक फिजिकल किताब जो है वो भेज सकते हैं। मतलब वो सोचते हैं, मतलब किसी लेवल पे तो वो सोचते हैं ना, कुछ करते हैं, दिमाग में उनके कुछ चलता है। अल्लाह ताला की ये जो कलाम आया है, ये अल्लाह ताला का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अल्लाह का कैरेक्टरिस्टिक है ये, अल्लाह ताला का। और ये जो यानी जो पूरी कायनात है, ये अल्लाह ताला का क्रिएशन है। दोनों में आप इसको फर्क कीजिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन उन्होंने ये लिटरल शब्द जो है जिब्राइल के थ्रू जो भेजे, वो तो मतलब लिटरली कुछ कहा, अल्लाह ने किसी को कुछ कहा और फिर भेजा ना, मतलब वो एक इंसान की तरह बात करते हैं। नहीं, ये क्या जरूरी है कि इंसान की तरह बात करें? क्या बात करना सिर्फ इंसान के साथ लिमिटेड है? क्या जानवर बात नहीं करते? इंसान के साथ तो लिमिटेड नहीं है ना।
तो ठीक इसका है। मतलब ये कि जो इंसान नहीं है वो भी बात कर सकता है, तो अल्लाह ताला जो इंसान नहीं है बल्कि इंसान का खालिक है, क्या वो बात नहीं कर सकता? ठीक है, लेकिन वो बात करते हैं, मतलब उन्होंने जो है जिब्राइल को कुछ कहा, जिब्राइल ने आके फिर जो है मोहम्मद साहब को कुछ कहा। ठीक है। मतलब यही यही सोच है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा जिब्राइल के जरिए, जिब्राइल ने वो पैगाम लेकर आए आप वसल्लम के पास। जी, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद यासिर साहब, आपने इतना जो है वक्त दिया हमें, बहुत ही हम टाइम से आगे चले गए और फिर भी जो है आपने समय दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। जी, इंशाल्लाह सी फिर यू बात अगेन। करेंगे आपसे। धन्यवाद बहुत जरूर। बहुत। जी, टेक केयर, बाय बाय।